अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज एमन नसीर एंड वेलकम टू नॉलेज चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान का टॉपिक। अभी हम जो है वो पाकिस्तान के इश्यूज पढ़ेंगे, पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज हैं वो क्या हैं। इससे पहले हमने इकोनॉमिक इश्यूज पढ़े थे, ट्रेड इश्यूज काफी डिटेल में पढ़े थे, तो आज हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के इश्यूज पढ़ेंगे। है ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड ही है, तो पहले इकोनॉमी को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वाटर क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, एग्रीकल्चर, इस तरह के इश्यूज पे चलेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एक स्लो ग्रोथ है पाकिस्तान में इंडस्ट्री की, उस स्लो ग्रोथ के कॉजेस क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और उस स्लो ग्रोथ को खत्म करने के तरीके क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, राइट। सबसे पहले सेक्टोरल शेयर देख लेते हैं जीडीपी के अंदर। पाकिस्तान का जो जीडीपी है इसकी कंपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आप लोगों ने याद करना है। ये इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान से आपको मिल जाएगा, अभी 2026 से मैंने लेटेस्ट डाटा उठा लिया। ठीक है, पाकिस्तान का 23.44% जीडीपी जो है ये आता है एग्रीकल्चर से। ठीक है, 23.44% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है, ये आपने लाजमी याद करना है। और इससे होगा ये कि आप पिछले साल से डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको ग्रोथ ऑफ द सेक्टर पता चल जाएगी। पिछले साल एग्रीकल्चर सेक्टर में था 23.54%, इस साल है 23.44%, जिसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है, तो इससे आपको चीजों का अंदाजा होता रहेगा इस तरह के डाटा से, ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक, इंडस्ट्री अगर हम देखें सिर्फ 18.14% कंट्रीब्यूट करती है पाकिस्तान के जीडीपी में, ये बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ और सिर्फ 18.14%। ठीक, सबसे ज्यादा कौन सा शेयर करता है, हमारा सर्विस सेक्टर, और ये पिछले सालों में इसका शेयर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का शेयर तो कम हो रहा है। 58.42% हमारा जीडीपी आता है सर्विस सेक्टर से। ठीक है, इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 18.14% कंट्रीब्यूट कर पाती है। ठीक, तो ये हमारा सेक्टोरल शेयर है जीडीपी का, से कि जीडीपी हमारा जो उसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक, फर्दर अब अगर हम ये देखें कि इंडस्ट्री को अगर हम ब्रेक डाउन करें, तो इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हैं और उनकी कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन है इस 18.14 के अंदर। सही, तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करती है 45.05%, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करती है 14%, स्लॉटरिंग 7.8, इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई 12.5, कंस्ट्रक्शन 12.95, माइनिंग एंड क्वेरिंग 7.70%। ठीक है, तो ये पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर की पूरी ये कंपोजिशन है। ठीक है, ये सारे सेक्टर्स हैं, ये सारे जो कि हमारी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये यही सारी इंडस्ट्री हमारे पाकिस्तान में काम करती है। ठीक, इनका आपको चले अगर एग्जैक्टली आपको फिगर्स याद नहीं भी होते, फिर भी आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि कौन से सेक्टर का कितना बड़ा शेयर है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। सबसे ज्यादा तो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, फिर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, फिर उसके बाद आपकी ये है कंस्ट्रक्शन का सेक्टर। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर की ग्रोथ अभी काफी अच्छी जा रही है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई जो है इसकी नेगेटिव में ग्रोथ जा रही है, ये आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो इन सारी चीजों का आपको अंदाजा होना चाहिए। ये डाटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाई चार्ट जो है ये आप एग्जाम में बनाएंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा। सही, अब आगे हम ये करेंगे कि एक एक करके ये सारे सेक्टर्स, इनकी ग्रोथ, इनका शेयर, ये सारा कुछ हम पढ़ते जाएंगे और इनके मसाइल भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ है वो इतनी स्लो क्यों है। चलिए सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पढ़ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी पीछे हमने देखा कि ये आपका दो में डिवाइड हुआ है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और आपकी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का शेयर था तकरीबन 45%, स्मॉल स्केल का था तकरीबन 14%। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आपसे किया जा सकता है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों के अंदर टाइप ऑफ फैक्ट्रीज का या टाइप ऑफ प्रोडक्शन का कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्केल का फर्क है। ठीक है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो फैक्ट्रीज होती हैं जो कि एस्टैब्लिश्ड है, वो ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जो कि रजिस्टर्ड है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1934। इसके अलावा इसके अंदर एक पर्सनल की भी एक लिमिट है, 10-12 पर्सनल से ज्यादा अगर आपके लोग काम कर रहे हो आपके कारखाने में या आपके काम में, तो वो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी। ठीक है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑल एक्सेप्ट फॉर एलएसएम, वो सारी जो कि आपकी लार्ज स्केल के अंदर नहीं आती, यानी कि वो सारी जो कि आपकी फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि छोटे पैमाने पे काम करे, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री आपकी हो गई, छोटा सा अगर घर में किसी ने कोई सेटअप लगाया हुआ है, कोई अगर इस तरीके से काम करे तो आपकी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, अच्छा अब इनकी नीचे ब्रेकडाउन देख लेते हैं जरा। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान से लिया हुआ डाटा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। सबसे पहले
फूड, बेवरेजेस, टोबैको, इसके मैंने नीचे एग्जांपल्स दी हुए हैं। नेस्ले पाकिस्तान है, नेशनल है, शान फूड है, शिजान है, ये सारी आपके फूड के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी टोबैको भी अगर देखें, डनल के सिगरेट्स आते हैं, बेंसन एंड हेजेस के आते हैं, ये सारे आपके, पेप्सिको है, कोका कोला है, ये आपके फूड बेवरेजेस टोबैको के अंदर आते हैं, ठीक। ये इंडस्ट्री आपकी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है। टेक्सटाइल है, वेयरिंग अपैरल है, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देख लें, ये इंटरलूप लिमिटेड है जो कि आपका गुजरावाला के अंदर है, जहाँ पर आपकी ये है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, गुल अहमद है, टेक्सटाइल मिल्स, ये सारी चीजें, ठीक। वुड प्रोडक्ट्स हैं, पेपर है, बोर्ड है, कोक एंड पेट्रोलियम है, पार्को है, इसका ये है पाकिस्तान अरब रिफाइनरी करके कुछ है, ये मुझे भी सही से याद नहीं आ रहा, ठीक है। फिर केमिकल्स हैं आपके, जिसकी एग्जांपल्स मैंने नीचे दी हुई है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, ठीक, जिसके अंदर आपकी सीमेंट इंडस्ट्री आती है, लाइमस्टोन इंडस्ट्री, ये सारी चीजें आपकी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ठीक। अच्छा, आयरन एंड स्टील है, एमरीली स्टील, इसकी मैंने एग्जांपल दी है, मुगल आयरन स्टील है, ये सारी इंडस्ट्रीज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेल है, डॉलेंस है, हायर है, ऑटोमोबाइल्स है, फर्नीचर है, तो ये सारी आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती हैं। ये सारी आपकी जितनी भी ये कारखाने हैं, जितनी भी ये कंपनीज हैं, ये आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती हैं, ठीक। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। आपको इसका एक ओवरव्यू होना चाहिए, एक समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर किस किस किस्म की जो फैक्ट्रीज हैं वो काम कर रही हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी फैक्ट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान को जीडीपी प्रोड्यूस करके दे रही हैं, हमारे मुल्क में काम कर रही हैं, सही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पढ़ लिया, समझ में आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन कौन सी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, कोक है, बेवरेजेस है, फूड है, ये सारी आयरन स्टील मिल, ये सारी चीजें आपकी हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका जो ग्रोथ रेट है वो है 6.61%, ठीक। लार्ज स्केल का 6.11, स्मॉल स्केल का है 8.50, ठीक। लार्ज स्केल का कम है, स्मॉल स्केल का ज्यादा है। अच्छा, अब इसकी भी छोटी सी मैं एक वजह बता दूं आपको। देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपकी वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि आपके फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड ना होने का मतलब यह है कि उनके ऊपर किसी किस्म का टैक्स लागू नहीं होता, वो टैक्सेस वगैरह नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, उनकी कीमतें कम होती हैं, ठीक है। तो जब उनकी कीमतें कम होती है तो होता यह है कि उनकी बिक्री ज्यादा होती है, सही। ज्यादातर लोग अपनी जरूरियात उसी से पूरी कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आपका वो वाला सेक्टर होता है जिसमें आपकी कुछ जाना पहचाना ब्रांड नहीं होता, उसका नाम नहीं होता, तो उनकी कीमतें कम होती हैं, ठीक है। जो आपकी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है, तो आपकी जो अवाम है ज्यादातर, जो कि पुअर अवाम है, वो अपनी जरूरियात उससे पूरी कर लेती है और उनकी बिक्री हो जाती है, ठीक। इसी वजह से इसका ग्रोथ रेट बेहतर है बनिस्बत के लार्ज स्केल के, ठीक है। अच्छा, अब जरा वजूहात पढ़ लेते हैं कि क्यों हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसकी ग्रोथ स्लो है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह कि जो हमारा रॉ मटेरियल है जो कि इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट को बनाने में, वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। रॉ मटेरियल क्रूड एंड रिफाइंड पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल्स एंड विंडमिल्स, लिग्यूम, सल्फर एडेसिव प्लास्टिक्स, ये सारी चीजें जो है, पहली बात तो है कि ये पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान के अंदर फिलहाल पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, इनका बड़ा मसला है, ठीक है। पाकिस्तान अपनी एनर्जी इंपोर्ट करता है। इंडस्ट्री किस चीज पे चलती है? इंडस्ट्री तो एनर्जी पे चलती है, ठीक है। ऑयल होगा, गैस होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो ही तो एक कारखानों में मशीनें चलेंगी, ये चलती है। और ये इंडस्ट्री इन चीजों पे चलती है और ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होती हैं, ठीक है। जब ये इंपोर्ट होती हैं डॉलर के रेट के ऊपर, तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं। इस वजह से हमारा जो रॉ मटेरियल है बहुत एक्सपेंसिव है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स अगर हम देखें, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान थाईलैंड से अपने ऑटोमोबाइल पार्ट्स इंपोर्ट करता है। सेमी कंडक्टर्स अगर हम देखें तो ये आपके हर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके सेमी कंडक्टर जो है वो कहते हैं कि सेमीकंडक्टर टू इलेक्ट्रॉनिक्स इज व्हाट ऑयल इज टू फैक्ट्रीज, ठीक है। फैक्ट्रीज के अंदर आपको ऑयल चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर आपको सेमीकंडक्टर चाहिए होता है, इसके बगैर आपकी वो चल नहीं सकती, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये भी इंपोर्ट होते हैं। सोलर पैनल्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान चाइना से बेतहाशा सोलर पैनल्स, विंडमिल्स, ये सारी चीजें इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान खुद नहीं बना सकता। लेग्यूम्स अगर हम देखें, टी पाकिस्तान के अंदर, अभी पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तानी जो है चाय पीना थोड़ा सा कम करें क्योंकि इसका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है, कंप्यूटर्स हैं, फर्टिलाइजर्स, पाकिस्तान यूक्रेन से अपने फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है, ठीक है। ये सारी चीजें पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इंपोर्ट करके फिर जब प्रोडक्शन होती है तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। 2026 के इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान के अंदर आपका जो इंपोर्ट कॉस्ट है ये गया है 50.7 बिलियन डॉलर। और जहां तक मुझे याद है, आई कैन नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, हमारा जो एक्सपोर्ट था, आई थिंक ये समवेयर अराउंड 28 या 29 बिलियन डॉलर था, राइट। तो एक बहुत बड़ा हमारा यहाँ पर डेफिसिट है, ठीक।
ये इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो फर्क होता है, हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट, ठीक। $50.7 बिलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लें, ठीक है, आपके क्वेश्चंस में काम आ सकता है। उसके बाद अगर हम देखें दूसरी वजह, तो अब वो है एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी की, एक्सपेंसिव एनर्जी की। पाकिस्तान 40% प्राइमरी एनर्जी नीड इज फुलफिल्ड बाय इंपोर्टिंग फ्यूल। पाकिस्तान फ्यूल इंपोर्ट करता है, ये बात हम सबको पता है। ये कारिक की 2022 की रिपोर्ट थी, एनर्जी, आई थिंक ये एनर्जी आउटलुक या आई डोंट नो, कारिक की एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, इसका मुझे भी एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये इससे पहले के अपने लेक्चर्स में भी मैं इन पे बात कर चुकी हूँ, तो जो लोग देख रहे हैं लेक्चर्स उनको समझ होगी। आई थिंक एनर्जी आउटलुक या एनर्जी, आई थिंक कुछ ऐसा ही था कारिक की रिपोर्ट। 40% पाकिस्तान की जो प्राइमरी एनर्जी नीड है वो तो आपकी इंपोर्ट से फुलफिल होती है, ठीक है। 2026 के अंदर, ये अगेन इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान का डाटा है 2026 का, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा। पाकिस्तान इंपोर्टेड 13.88 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ऑयल इन फिस्कल ईयर 2026, कॉस्टिंग अराउंड $15.94 बिलियन। तो ये देखें हमारा इंपोर्ट बिल कितना हाई है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का। सही है, जब आपकी एनर्जी एक्सपेंसिव होगी तो खुद बताएं प्रोडक्शन कैसे होगी, ठीक। उसके बाद एक और वजह है कि हमारी मशीनरी और इक्विपमेंट पाकिस्तान के कारखानों के अंदर जो इस्तेमाल हो रही हैं वो आपकी आउटडेटेड हैं, ठीक है। इनके आउटडेटेड होने की वजह से क्या होता है कि आपके लॉसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब आपकी मशीनरी और इक्विपमेंट एफिशिएंट नहीं होती तो आपके लॉसेस बढ़ जाते हैं, आपका फ्यूल लॉस होता है, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ज्यादा टाइम लेती है मशीन चीज को प्रोड्यूस करने में, और इसके अलावा आपका ये जो फ्यूल है वो आपका ज्यादा आपका लगता है, ठीक है। इसके एनर्जी वो एग्जांपल मैंने नीचे दी हुई है, एनर्जी सेक्टर लॉसेस ड्यू टू मिसमैनेज प्लांट्स इज अराउंड 130 बिलियन रुपीस। ये आपका पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का 2020 का डाटा है। 130 बिलियन रुपीस का आपका नुकसान होता है एवरी ईयर एनर्जी सेक्टर के अंदर, क्योंकि आपके प्लांट्स जो हैं वो मिसमैनेज्ड हैं, ठीक है। आपके जो जेनकोस हैं, ये जनरेशन प्लांट्स जो आपके हैं, ये आपके मिसमैनेज्ड है। अब इनमें मसाइल क्या है, इनमें आपकी जो मशीनरी है वो पुरानी है, ठीक है, आपके प्लांट्स आउटडेटेड हैं, ठीक, उनके अंदर एब्रेजन इतना ज्यादा होता है। देखें जब मशीनों के अंदर रगड़ लगती है ना, तो उनकी एनर्जी, आपकी उनकी जो एनर्जी होती है वो बजाय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बजाय वो आपकी जाया होती रहती है, एब्रेजन होती है, और आपकी एनर्जी लॉसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपकी जो वायर्स वगैरह हैं उनके अंदर जबरदस्त किस्म का ये है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अगर आपकी वायर्स अच्छी ना हो तो उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ द करंट जो होता है वो इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये आउटडेटेड मशीनरी और इक्विपमेंट जो है इसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। या चलिए अगर बहुत बड़ी कोई एग्जांपल ना देखें, अगर हम ऑफिस वगैरह में जो हमारी जो आम सबसे बड़ा सेक्टर तो सर्विस सेक्टर है ना, तो ज्यादातर लोगों को भी सर्विस सेक्टर का अंदाजा होगा, ठीक है। ऑफिस वगैरह में अगर हम बैठे हुए हो जी, बिजली चली जाए या आपका कोई इलेक्ट्रिकल ये डिवाइस जो है वो काम नहीं कर रहा, कितनी इंसान की प्रोडक्टिविटी जो है होती है उसका लॉस आता है, आप काम नहीं कर पाते। तो ये जो आपका जो टाइम जाया होता है उसकी वजह से भी तो आपकी ग्रोथ इम्पैक्ट होती है, ठीक है। आधा घंटा अगर आपकी मशीन नहीं चली तो उससे जाहिर है आपका नुकसान हुआ। अगर वो मशीन आधा घंटा चल जाती तो आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते, ठीक है, वो आधा घंटा आपका लॉस ना होता, सही। तो ये भी एक वजह है। उसके बाद अगर हम देखें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, रोड्स, ब्रिजेस, पावर ग्रिड्स, टेलीकम्युनिकेशन, सैनिटेशन, वाटर पाइपलाइंस, ये सारी चीजें आपकी जो है वो बहुत बुरी है। टूटे फूटे रोड हैं, स्पेशली ये जो आपके जो विलेज एरियाज हैं ये रोड से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो जब ये रोड से कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन जो है वो पहुंचती नहीं है, और आपकी जो एक डिमांड जो है वो आपकी बढ़ नहीं पाती, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से आपके बहुत ह्यूज लॉसेस आते हैं। अच्छा, रोड, ब्रिजेस और पावर ग्रिड जो है ना, इसकी वजह से नहीं, रोड्स और ब्रिजेस की वजह से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज्यादा नुकसान है। क्योंकि वो होता ही है कि जहाँ जिस जगह जिन इलाकों में आपकी हार्वेस्टिंग हो रही होती है, आपकी फार्म्स होते हैं, फील्ड्स आपकी होती हैं, तो वहां से हार्वेस्टिंग करने के बाद जब आपकी ये जो एग्रीकल्चरल यील्ड होती है वो बेचने की जगह तक लाने तक, या फिर आपका जो हॉर्टिकल्चर की जो यील्ड होती है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, वो इतने खराब रोडों पे जब आते हैं तो उनमें नुकसान काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। वेजिटेबल्स और ये फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं इनमें स्पॉइलेज आ जाता है, ठीक। अच्छा, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी का एक मसला है। पाकिस्तान का इंटरनेट डेवलपमेंट इंडेक्स जो था, ये आपकी 2025 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई थी, डूइंग डिजिटल फॉर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन ने पब्लिश की थी। पाकिस्तान स्टूड एट 145 आउट ऑफ 53 कंट्रीज इन पाकिस्तान इंटरनेट डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएं, अभी इस वक्त इस दुनिया में टेक्नोलॉजी के बगैर, इंटरनेट के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी का इतना मसला है, इंटरनेट की ना एक्सेसिबिलिटी है ना अफोर्डेबिलिटी है,
ठीक है। पाकिस्तान का इंटरनेट डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ स्टैंड कर रहा है? 45 आउट ऑफ 53 कंट्रीज। ठीक, तो जब ये हाल होगा तो बिजनेसेस जो है वो फ्लरिश कैसे करेंगे? अभी पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी एआई के ऊपर जा रही हैं, रोबोटिक्स के ऊपर जा रही हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी इनके ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम आपका इंटीग्रेटेड हो। आपको फ्यूचर प्रोडिक्शन पहले से हो जाए कि भाई डिमांड कितनी है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, ताकि हम अपने लॉसेस कम कर सकें। ठीक है, और फैक्ट्री की मॉनिटरिंग ज्यादा बेहतर करने के लिए रोबोटिक्स और एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें ये बात पता है कि इंशाल्लाह मैं अपना एआई का टॉपिक अपलोड करूंगी तो उसमें बहुत डिटेल में आपको मैं बताऊंगी कि एआई बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव है। ये एनर्जी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है और इसको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी के मसाइल हैं, तो फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे ग्रो करेगा? ठीक है, उसके बाद आपका एक मसला एक्सचेंज रेट प्रेशर का भी है। ठीक है, डेप्रिशिएटिंग रुपीज मेकिंग इंपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव लीडिंग टू इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एट होम। देखें होता क्या है, जब आपका एक्सचेंज रेट जो है वो प्रेशर डालता है रुपी के ऊपर। ठीक है, रुपी की कीमत घटती जाती है, ये आपके ग्लोबल जो फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से। आपकी रुपया की कीमत अगर घटती जाएगी, डॉलर महंगा होता जाएगा, तो उससे होगा ये कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी क्योंकि आपके इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। आपने बाहर से चीजें मंगवानी है ना, आपने ऑयल मंगवाना है, पेट्रोलियम मंगवाना है, अब वो आपको महंगे दामों में मिलेंगी। ठीक है, ज्यादा रुपया आप देंगे तब देके वो आपको मिलेंगी, क्योंकि इंपोर्ट तो हमारी डॉलर में होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी इन्फ्लेशन होगी पाकिस्तान के अंदर, बल्कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और आप ग्लोबल मार्केट के अंदर अपना कंपेटिटिवनेस लूज कर देंगे। और ग्लोबल मार्केट के अंदर कोई भी आपकी चीजें खरीदेगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, उनको पता है कि पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, तो ज्यादा रुपया ज्यादा पैसा देकर क्यों कोई हमसे चीजें खरीदना चाहेगा, और हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे। ठीक, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो इंडस्ट्री ग्लोबल मार्केट के अंदर कंपेटिटिव है ही नहीं। ठीक, फिर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं। ठीक है, अब इसका क्या मसला है? आपका ब्लॉकेड आ गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का। ठीक है, ये अगर आपके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, अगर आपके ये इंटरनेशनली अगर आपका पीस ना हो, आपके कंट्रीज जो हैं वो वॉर्स के अंदर बिजी हो, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रेड रूट्स होते हैं इनको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है दुनिया का 40% नहीं, आई थिंक 60% ऑफ द ट्रेड जो है वो यहाँ से होती है। ठीक है, आपका सप्लाई ऑफ ऑयल यहाँ से होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। अभी फिलहाल ईरान, इजराइल, अमेरिका तीनों के आपस में जो है वो टेंशन चल रही हैं, जिसकी वजह से आपका ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसको ब्लॉक कर दिया है, सप्लाई ऑफ ऑयल जो वो डिस्टर्ब हो चुकी है। ठीक है, अब होता क्या है कि आपकी फ्रीट कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि अब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से क्रॉस नहीं कर सकते, तो आपको एक ऑल्टरनेटिव रूट लेके जाना पड़ता है। आई थिंक ये केप ऑफ गुड होप है, ये ऑल्टरनेटिव रूट, इसको मैं कंफर्म कर लूंगी दोबारा। एनीवेज, तो अब इसमें होता क्या है कि आपका फ्रीट कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है, पहले जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से शॉर्टकट लेके जा रहे थे यूरोप की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ, अब वो ऑल्टरनेट रूट लेके जाएंगे। तो होगा कि जब उनको ऑल्टरनेट रूट लेके जाना पड़ेगा तो उनकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी इससे होगा क्या कि जो आपको जो इंपोर्ट है, जो आपका पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल वगैरह आएगा वो भी महंगा, क्योंकि आप ज्यादा लंबा रूट लेकर आ रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट्स यहाँ से जाएंगे वो भी महंगे। ठीक है, तो आपका ट्रेड डेफिसिट मजीद बढ़ेगा। सही, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, अच्छा, फिर आपका इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, आपका 2026 का इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि सीपीआई कहते हैं कंज्यूमर पावर इंडेक्स, आई थिंक कुछ ऐसा ही है। ये सीपीआई जो है, ये सीपीआई जो होता है ये आपका इस पे ये आपका एयर टू एयर इन्फ्लेशन बताता है। 6.2% आपकी नेशनल इन्फ्लेशन रही है। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी बातें हैं जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को रोक रही हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा स्लॉटरिंग सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, इसकी भी स्लो ग्रोथ है। ठीक है, मीट इंडस्ट्री, ये इसमें होता क्या है देखें, ये स्लॉटरिंग सेक्टर आपकी बेसिकली मीट इंडस्ट्री, जिसके अंदर आपको फ्रेश, फ्रोजन या चिल्ड बोनलेस मीट दिया जाता है। इसका कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर 7.80 है। ठीक है, इसका ग्रोथ रेट 6.19% है। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जितना पोटेंशियल है ना, पाकिस्तान के स्लॉटरिंग सेक्टर के अंदर, पाकिस्तान के हलाल मीट सेक्टर के अंदर, उसके हिसाब से हमारा ग्रोथ रेट बहुत कम है। पाकिस्तान का जो कैटल है ये बहुत एक्सीलेंट ब्रीड है, इसकी ड्राफ्ट पावर बहुत जबरदस्त है, क्वालिटीज एंड रेजिस्टेंस टू मेजर कैटल प्लैग एंड टिक बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, पाकिस्तान का स्लॉटरिंग सेक्टर जो है इसका पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, लेकिन वो पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा, वो टैप नहीं किया जा रहा। क्यों? इसकी वजूहत देख लेते हैं। सबसे पहले तो जी लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग है।
मेजर पार्ट इज फंक्शनिंग इन इनफॉर्मल मैनर। पाकिस्तान का स्लॉटरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है बहुत इनफॉर्मल मैनर के अंदर फंक्शन कर रहा है, इसको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट जो है वो इसको रेगुलराइज नहीं कर रही। ठीक है, देखें होता क्या है कि ज्यादातर लोग जो एसोसिएटेड होते हैं मीट इंडस्ट्री के साथ या स्लॉटरिंग सेक्टर के साथ वो आपके होते हैं विलेज के लोग। ठीक है, वो आपके जो बुचर्स वगैरह होते हैं ये आपके इलिटरेट होते हैं। ठीक, पाकिस्तान का आई थिंक अभी जो ये रूरल एरिया का जो लिटरेसी रेट है समवेयर अराउंड 50% है या 53% है, कुछ ऐसा ही है। ठीक, इसको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक, तो अब जब ये इलिटरेट लोग इस तरह के सेक्टर के अंदर काम कर रहे होते हैं तो इनको उस सेक्टर को ग्रो करने के तरीके नहीं पता होते। ठीक है, और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो भी इनको नॉलेज और ट्रेनिंग नहीं दे रही, सेफ एंड एफिशिएंट प्रैक्टिसेस इनको नहीं पता होती। ठीक है, अब इनको हाइजीन के मसाइल का नहीं पता, इनको वेटरनरी केयर का नहीं पता। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका पोटेंशियल है आप उसको टैप नहीं कर पाते स्लॉटरिंग सेक्टर का। ठीक है, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है और पाकिस्तान हलाल मीट बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये जो हमारा जो लोग जो इस सेक्टर के अंदर जो काम कर रहे हैं इनको नॉलेज नहीं है हाइजीन के बारे में और वेटरनरी केयर के बारे में। सही है, जिसकी वजह से हम लॉसेस उठाते हैं। सही, दूसरी बात ये कि हमारी पुअर कोल्ड चेन सिस्टम है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, अब जो मीट इंडस्ट्री जो है उसके अंदर अगर आपने मीट एक्सपोर्ट करना है तो ऑब्वियसली वो फ्रोजन मीट होगा। ठीक है, ताकि आप स्पॉइलेज के इशू से बच सकें। लेकिन हमारी इनएडुकेट रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट है एंड स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज का ये जो आपका जो हलाल मीट जो है इसको इसकी जो स्टोरेज है वो रेगुलराइज नहीं है, गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई चेक नहीं है। ठीक है, और ना ही गवर्नमेंट इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए कोई मेजर्स ले रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत जबरदस्त सेक्टर है, इसको इंप्रूव किया जा सकता है, इसके जरिए हमारे एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। अभी जो मीट इंडस्ट्री जो है जो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है कंट्री वो ब्राजील है। ब्राजील हलाल मीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया के अंदर। ये पाकिस्तान जो है वो अपना ये सेक्टर जो है इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकता है अगर इस सेक्टर की रेगुलराइजेशन कर दी जाए। ठीक है, कोल्ड चेन सिस्टम जो है अगर उसको बेहतर कर दिया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद एक मसला ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं उतर पाता। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सर्टिफिकेशन नहीं ले पाता। अब सर्टिफिकेशन का मसला क्या है, ये सर्टिफिकेशन जो होती है ये काफी ज्यादा महंगी होती है। HACCP की सर्टिफिकेशन हमें चाहिए टू एक्सपोर्ट मीट इन यूरोप। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कुछ मीट इंडस्ट्री कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास वाकई HACCP की सर्टिफिकेशन मौजूद है, लेकिन इसको मजीद बढ़ाया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। ये सर्टिफिकेशन दरअसल महंगी बहुत ज्यादा होती है, ये कॉस्टली होती हैं। इसमें अगर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज दे या अगर वो फाइनेंस करे तो इसके अलावा जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो भी सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी एक्सपोर्ट बाहर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का है वो है कि हमारी मार्केटिंग एबिलिटीज नहीं है। ये आप इसमें मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल दे सकती हूँ। ठीक है, हम हलाल मीट की मार्केटिंग उस हिसाब से नहीं करते, लेकिन अगर आप एक चीज की मार्केटिंग नहीं करेंगे ना तो दुनिया को ये बात समझ में नहीं आएगी कि हाँ इस कंट्री के अंदर इस चीज का पोटेंशियल है एंड दे आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट एंड वी शुड आल्सो ट्राई देयर प्रोडक्ट एज वेल। ठीक है, इसकी एक बहुत छोटी सी एग्जांपल अगर हम देखूं पाकिस्तान की एजुकेशन इंडस्ट्री। सही है, इंडिया को अगर हम देखें इस मुकाबले में तो इंडिया की जो ऑनलाइन यूट्यूब इंडस्ट्री जो है एजुकेशन इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है, बहुत ज्यादा। उसकी वजह है कि वो इस पे काम करते हैं, वो अपने यूट्यूब इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा एजुकेशन कंटेंट ये प्रोड्यूस करके बना के उसको अपलोड करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की अगर हम देखें आपकी लैब्स वगैरह अगर होती हैं इसके अंदर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो इंडिया वालों ने वो लैब्स उनकी पूरी रिकॉर्डिंग करके वो यूट्यूब के ऊपर उन्होंने अपलोड की हुई होती है। ठीक है, तो द वर्ल्ड नाउ नोज दैट इंडिया इज वर्किंग इन दिस सेक्टर। ठीक है, अब यूट्यूब इंडस्ट्री के ऊपर अगर आप जाएं तो आप किसी भी चीज को सर्च करें तो आपको इंडियन कंटेंट लाजमी मिलेगा। पाकिस्तान में यहाँ पर ये बहुत बड़ी कमी है कि आप यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी मार्केटिंग नहीं होती। ठीक, मार्केटिंग अगर बेहतर कर दी जाए, आपका एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम हो तो हमारा इस सेक्टर की ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है। कैसे? डिमांड बढ़ा के।
सही। अच्छा, रेगुलराइजेशन नहीं है, जो आपकी अगर आपका देखिए, अगर आपका एक सेक्टर जो वो रेगुलराइज नहीं होगा ना, जैसे कि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सेक्टर है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सेक्टर यहाँ पे रेगुलराइज नहीं है, जिसकी वजह से आपके पेटेंट, ये आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, ठीक है, पेटेंट्स नहीं मिलते, ये वाले मसाइल हैं। तो लोग उसमें होता क्या है कि फिर आपका जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपका इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते, उनको पता है कि भाई कोई रेगुलराइजेशन नहीं है और हमारी इन्वेस्टमेंट से इतनी कुछ खास हमें फायदा होगा नहीं, तो वो इस चीज से पीछे हट जाते हैं। ठीक, जब आपकी रेगुलराइजेशन होती है, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क्स होते हैं और साफ सुथरे तरीके से काम किया जाता है, कोई भी उसमें जो है वो हेर फेर नहीं होती, तो फिर आपके बिग इन्वेस्टर्स जो है वो आपके इन्वेस्ट करते हैं, ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली एज वेल। ठीक है, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ सकती है। तो ये सारी बातें थी जो कि हमारे स्लॉटरिंग सेक्टर को ग्रो करने नहीं दे रही। इसके बाद आपका माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर है, इसकी ग्रोथ है 0.38%। ठीक है, जो कि बहुत कम है, ये जानते हुए कि बलूचिस्तान इज ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ मिनरल्स, a lot of these natural elements। ठीक, इसका शेयर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो आपका 7.70% है। देख लेते हैं क्यों। अच्छा, ये मैप जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देख लीजिएगा गौर से। बलूचिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर कॉपर मौजूद है, ठीक है, ये हार्ट शेप देखें, ये कॉपर का लेजेंड है, ठीक है, यहाँ पर आपका आयरन मौजूद है, इसके अलावा यहाँ पर आपका गोल्ड मौजूद है, ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी मौजूद है, ठीक है, सही है। तो क्यों इसकी ग्रोथ जो है वो कम है, इसके बजाय इसके बावजूद कि हमारे पास जो है वो ये एलिमेंट्स हैं तो बहुत ज्यादा। ठीक है, सबसे पहली वजह, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो मेरे ख्याल में है वो है आपकी इनस्टेबल सिचुएशन ऑफ सिक्योरिटी। जो पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पर आपके मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत जबरदस्त हैं, जहाँ पर आपका पोटेंशियल है एक्सप्लोरेशन की, एक्सट्रैक्शन की, वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, बलूचिस्तान की एग्जांपल देख लें। बलूचिस्तान के अंदर फिलहाल सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स काम कर रही हैं, बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोच नेशनल फ्रंट, ये सारी चीजें आपके वहां पे काम कर रही हैं। उस खत्ते के अंदर पीस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत खराब है। तो जब ये वाले हालात होंगे तो ना ही कोई नेशनल और ना ही कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर वहां पर इन्वेस्ट करना चाहेगा। ठीक है, इन्वेस्ट अगर करें भी तो भी आप वहां पर काम कैसे करेंगे जब आपको पता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत खराब है, आपके ऊपर किसी भी किस्म का हमला किया जा सकता है और आपकी जान को और माल को खतरा है। सही, सबसे बड़ी वजह ये। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही कोई इन्वेस्टर देखेगा कि भाई सिक्योरिटी तो है ही नहीं यहाँ पर, कभी भी वो वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेगा, चाहे वहां पर 50-60 टन का के गोल्ड की ही खबर क्यों ना आई हो कि जी यहाँ पर तो इतना ज्यादा गोल्ड है। ठीक है, पहली वजह ये। ठीक, दूसरी वजह क्या है कि आपकी अच्छा, ये आपके सारे पॉलिटिकल रीजंस हैं। ठीक है, सेंटर प्रोविंशियल लैक ऑफ कंसेंसस एंड मैकेनिज्म फॉर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे इलाके जहां पर बहुत ज्यादा आपकी मादनियात पाई जाती हैं, आपके ये ब्लेसिंग्स जितनी भी हैं, मिनरल्स वगैरह आपके पाए जाते हैं, उन इलाकों के उन इलाकों की और सेंटर के आपस में कंसेंसस नहीं बनते। इसमें बहुत बार जो है वो आपका सेंटर जो है वो जो होता है गलती पर होता है। ठीक है, और आपका जो लोकल एरिया जो होता है, जो लोकल पीपल जो होते हैं, उनको उतना शेयर ऑफ बेनिफिट नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए। ठीक है, बलूचिस्तान का रिसोर्स एक्सप्रोप्रिएशन का केस आप देख लें। बलूचिस्तान जो है वो ये एक्यूजिशन लगाता है फेडरल के ऊपर कि जी आप हमारी रिसोर्स एक्सप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, हमारी रिसोर्सेस निकाल निकाल कर बाकी के खत्ते जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, बलूचिस्तान को उसका शेयर उस हिसाब से नहीं मिल रहा। बहुत हद तक इनका ये क्लेम जो है ये ठीक भी है। 2011 का रेकोडिक का एक केस था, ये आपका एक टेजियन कॉपर कंपनी थी, इसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। ठीक है, इसने सबसे पहले इन्वेस्ट किया था एक्सप्लोरेशन के अंदर। ठीक, जब ये एक्सप्लोर कर चुके और इनको ये बात पता चल चुकी कि हाँ भाई यहाँ पर इस खत्ते के अंदर मौजूद है गोल्ड भी और कॉपर की, उसके बाद जब बारी आई 2011 के अंदर, आई थिंक ये 1970s का या आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली उस टाइम का, ये जो था एक पाकिस्तान और टसेन कॉपर कंपनी जो थी, इनका एग्रीमेंट हुआ था। इन्होंने एक्सप्लोरेशन शुरू की। एक्सप्लोरेशन शुरू करने के बाद जब इनको they became successful, they successfully explored gold and copper reserves। उसके बाद हुआ क्या कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इनको लीज देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको एक्सट्रैक्शन नहीं करने देंगे अपने प्रोविंस में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अंदर यहाँ ये केस चला गया था, आई थिंक $6 ट्रिलियन या ना ना नॉट $6 ट्रिलियन, $6 बिलियन समवेयर अराउंड। इन पे पाकिस्तान को बहुत बड़ी
पेनल्टी जो थी वो पाकिस्तान के ऊपर लग गई थी, ठीक है, क्योंकि सेंटर के और प्रोविंस के आपस में कंसेंसस नहीं बनते और वो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की कोई एक क्लियर पॉलिसी नहीं बनाते, ठीक है, जिसकी वजह से इनके आपस में जो है वो टेंशंस रहती हैं, सेंटर और प्रोविंसेस के आपस में टेंशंस रहती हैं और ये एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन नहीं करने देते। जो लोकल लोग हैं वो भी ये बात बोलते हैं कि जब हमें उस उतना हिस्सा नहीं मिल रहा तो क्यों हम अपनी रिसोर्सेज जो है वो यहाँ से निकाल लें, ठीक है। ये रॉयल्टीज जो हैं ये इंसाफ के तौर पे ये रॉयल्टीज जो है ये वाकई बलूचिस्तान के लोगों को मिलनी चाहिए और अगर वहां पर कोई एक्सट्रैक्शन का काम हो भी रहा है तो वहां पर लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि आप बाहर से लेबर्स लाकर उनसे आप काम करवाएं और जो लोकल लोग हैं उनको उनकी वसाइल का कोई हिस्सा मिले ही ना, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी वजूहात है, ठीक, आपके पास कितने ही टन चीजें वहां पर क्यों ना हो, कितने ही टन आपके पास सोना क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके ये मसाइल हल नहीं होंगे आप इनसे फायदा नहीं उठा सकेंगे, ठीक है। आपका कोई पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है फिलहाल माइनिंग इंक्वायरिंग के लिए, ठीक है। फ्लॉड एग्रीमेंट्स आप करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, ठीक है। रॉ मटेरियल, अच्छा अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गलती क्या है, पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के ऊपर गौर करता है कि आप रॉ मटेरियल जो है उसकी एक्सट्रैक्शन फॉरेन कंट्रीज कर दे, ठीक है, आप उसको एक्सट्रैक्ट करके उसी हाल में आप उसको बाहर ले जाएं। पाकिस्तान अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करता। इसकी मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो आपकी बुक थी, आई डू नॉट रिमेम्बर द नेम ऑफ द राइटर राइट नाउ, लेकिन वो बहुत डिटेल में मैंने पढ़ी थी, इंशाल्लाह अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्स में मैं उसको अपलोड करूंगी उसके लेक्चर्स। जापान ने काम किया था, जापान का अभी भी अगर आप देखें जापान का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, ये आपका डेसिमल्स में है। उसकी वजह यह है कि जापान करता क्या है कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जापान के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, ये इन्होंने 1950s के अंदर किया था, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जापान के अंदर, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करेंगे कि आप अपनी इंडस्ट्री ले आए जापान के अंदर और जापान को सिर्फ और सिर्फ ये फायदा हो कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, नहीं, सिर्फ आप ये नहीं करेंगे बल्कि आप टेक्निकल कैपेसिटी कंट्री की बढ़ाएंगे, आप अपनी टेक्नोलॉजी वहां पर लेकर आएंगे और आप जापान को ये चीज सिखाएंगे कि भाई फ्यूचर में आपने ये टेक्नोलॉजी कैसे बनानी है, ठीक है। और उसके बाद जापान के अपने अंदर भी इतनी कैपेसिटी थी, उनके अपने अंदर भी इतनी अर्ज थी, आई वुड से कि मतलब उनके अपने अंदर ये विल थी कि उन्होंने ना सिर्फ वो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की बल्कि उसको मजीद इंप्रूव किया और आज जो है ये आपकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जापान जो है वो बहुत आई थिंक टॉप 10 के अंदर स्टैंड करता है, ठीक है। ये शायद 13 के ऊपर है, 13 पे शायद, ग्लोबल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जापान जो है वो 13 पे, ठीक। पाकिस्तान का मसला है कि पाकिस्तान कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आप आए एक्सट्रैक्शन करें और रॉ मटेरियल्स हमारे यहाँ से निकाल के ले जाएं, ठीक है। ये इसका मसला ये है कि आप वैल्यू एडिशन करने की कोशिश नहीं करते कि भाई जो हमारे रॉ मटेरियल्स निकल रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही उनसे फाइनल प्रोडक्ट बने और फिर उस फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत बेहतरीन होगी, उसकी डिमांड बहुत अच्छी होगी और ये जो है फॉरेन मार्केट के अंदर बिके, ठीक है। ये आपके कुछ फ्लॉड एग्रीमेंट्स हैं, सही है। अच्छा क्या नाम है, टैथियन कंपनी जो थी चार्ली हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट था ये, ठीक है। ये इन्होंने एक और ये बहुत बड़ी इन्होंने गलती ये की थी कि इन्होंने 75% ऑफ द रिसोर्स इन्होंने फॉरेन कंपनी को प्रॉमिस कर दिया था, ठीक है, कि आप हमारी रिसोर्स लें और यहाँ से आप चले जाएं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2% रॉयल्टी मिली थी लोकल पीपल को। तो जब इस तरह के एग्रीमेंट्स होंगे तो लोकल्स क्यों ये चाहेंगे कि भाई कोई दूसरी कॉम आए और आके हमारी रिसोर्सेज जो है हमारे वसाइल निकाल के अपने आप अपनी प्रोस्पेरिटी पे काम करें, ठीक। तो ये फ्लॉड एग्रीमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट करती है जिसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक। अच्छा फिर उसके बाद आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी कुछ मसला है, पाकिस्तान के पास अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने हैं ही नहीं कि वो एक्सप्लोरेशन करे, तो मजबूरन इसको फॉरेन इन्वेस्टर्स को ही बुलाना पड़ता है, लेकिन उन फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ जो आपके एग्रीमेंट्स हैं वो आपके फेयर होने चाहिए, ठीक है। बलूचिस्तान का रेकोडिक का केस आप देख लें, अभी अभी जो है कनाडा की बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन जो है 2025 में इसका यहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ठीक है, रेकोडिक प्रोजेक्ट ये जो शुरू हुआ है, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एरिया में फिलहाल 15 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर मौजूद है और 26 मिलियन आउंसेस ऑफ गोल्ड मौजूद है, ठीक है। 186 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कोल आपका थर्ड डेजर्ट के अंदर मौजूद है, ठीक। तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज बहुत हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने का मसला है, ठीक है, उनको टैप करने का मसला है, ठीक। तो ये सारे मसाइल हैं माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर के अंदर। आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई, इसका शेयर है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर 12.50%, इसकी ग्रोथ 2026 के अंदर रही है नेगेटिव, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिस्ट्रेसिंग एज वेल।
नेगेटिव -10.63%। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई जो है ये आपका डिक्लाइन में जा रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, बल्कि हम नुकसान पे नुकसान उठा रहे हैं। ठीक, वजूहात देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जी एक आपका इंपोर्ट बेस्ड सेक्टर है, ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ। पाकिस्तान ने 13.88 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ऑयल फिस्कल ईयर 26 के अंदर इंपोर्ट किया है। 8.9 बिलियन डॉलर इसका टोटल इंपोर्ट बिल था। ठीक है, उसके बाद हमारे प्लांट्स इनएफिशिएंट हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे जबरदस्त किस्म के लॉसेस होते हैं, तो ग्रोथ कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली नेगेटिव में ही जाएंगे हम। ठीक है, अच्छा, ये होगी इलेक्ट्रिसिटी। अब गैस की बात करते हैं। गैस के भी पाकिस्तान के ये हम अक्सर न्यूज में सुनते रहते हैं कि जी रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान नेचुरल गैस रिजर्व्स हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 63,311 बिलियन क्यूबिक फीट टू 20,951 बिलियन क्यूबिक फीट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का 2023 का डाटा ये है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक बहुत बड़ा मसला ना पॉपुलेशन का भी है। देखिए, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो समवेयर अराउंड 2.1% है। ठीक है, जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही तो ऑब्वियसली उसकी कंजम्पशन भी तो बढ़ेगी ना। ये इकोनॉमिक सर्वे 2025 का ये बताता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ आपका हाउस होल्ड सेक्टर जो है ना 49.21% ऑफ द गैस वो कंज्यूम करता है। तकरीबन आधी गैस आपकी जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम कर देता है, इंडस्ट्री तक तो पहुंचने की नौबत ही नहीं आती। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सिक्योरिटी, वाटर स्कार्सिटी भी अगर हम देख लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ये जो वाटर सिक्योरिटी जो है इसका भी बहुत ज्यादा मसला आ रहा है। अभी आईएमएफ ने पाकिस्तान को 3rd पे रैंक किया है इन टर्म्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर क्राइसिस जो है ना, ये मैं इनका अलग से भी लेक्चर अपलोड करूंगी बहुत डिटेल में, तो वहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ जो है ये अच्छी है, मुनासिब है, पिछले कुछ सालों में बेहतर हुई है। 12.95% इसका शेयर है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। ठीक है, 5.73% ग्रोथ रेट है। ठीक है, इसका ग्रोथ रेट बेहतर क्यों है? इसका ग्रोथ रेट देखें बेहतर इसलिए क्योंकि पिछले सालों में जब आपका सी पैक पाकिस्तान के अंदर आया है, तो सी पैक के जरिए आपकी जो कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, पहली बात, हाई राइजेस कराची में बहुत ज्यादा बन रहे हैं। इसके अलावा आपका जो रोड्स हैं ये बन रहे हैं, आपका मोटरवे जो है वो बन रहे हैं, हवेलियां थाकोट मोटरवे है, इसके अलावा आपके ये कराची हैदराबाद मोटरवे, ये सारी चीजें जो है आपकी बन रही हैं। ठीक है, तो जब इनकी कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुई सीपैक की वजह से, तो आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ग्रोथ जो है वो बढ़ गई। ठीक, तो ये जो है सेक्टर जो है ये अभी मुनासिब जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान के मुताबिक ये सेक्टर जो है इसकी ग्रोथ जो है वो मुनासिब सी है, वरीसम नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ बहुत स्लो है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, स्लो तो है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर ग्रो नहीं करेगा, देखिए एक कंट्री की इकोनॉमी जो है ना वो इंडस्ट्री के ऊपर ही चलती है। ठीक है, इंडस्ट्री आपकी जितना ग्रो करेगी, ग्लोबल मार्केट के अंदर आप जितनी ज्यादा अपनी कंपैटिटिवनेस बढ़ाएंगे, जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा पैसा आपके मुल्क के अंदर आएगा। ठीक है, जो फिलहाल चाइना कर रहा है, चाइना का माल इस वक्त पूरी दुनिया में जाता है। ठीक है, अच्छा, जो आपकी चाइना की जो ये है क्रिटिकल मिनरल्स जो है उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी चाइना की सबसे बेहतरीन है। ठीक है, दूसरे ममालिक के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, रशिया के अंदर या यूएस के अंदर, इनके अंदर अगर इनके पास अगर क्रिटिकल मिनरल्स या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं भी, रिफाइन होने के लिए वो चाइना के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो आपकी इंडस्ट्री जितनी बेहतर होगी ना, उतना ज्यादा आप इकोनॉमिकली फ्लरिश करेंगे। ठीक, तो अगर वो नहीं होगी तो फिर आप इस तरह के मसाइल देखेंगे जो कि अभी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, उसके इफेक्ट्स आपके ये आएंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक है, ये सारे आपके इन 3 हेड्स पे हम देख लेते हैं। सोशली क्या आपका इम्पैक्ट आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.1% लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक। ठीक है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी आपका एक शुरू हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर फिलहाल 45% ऑफ द पीपल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, ये आपका वर्ल्ड बैंक का 2025 का डाटा है, हाईली अलार्मिंग। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो पॉवर्टी बढ़नी है और क्या होना है। ठीक है, अच्छा, अब होगा क्या? अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, उसका थर्ड इम्पैक्ट क्या आएगा? आपका ब्रेन ड्रेन होगा एंड लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, 3,30,000, ये आपका डाटा है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का। 3,30,000 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2025 के शुरू के 6 महीने में पाकिस्तान छोड़ा। ठीक है, 2024 का जो फिगर था वो समवेयर अराउंड 8,59,000 था। ठीक है, ब्रेन ड्रेन इंडेक्स पे अगर हम पाकिस्तान का देखें अकॉर्डिंग टू फंड फॉर पीस के 5.80 है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है,
इसके अलावा सोशली क्या इम्पैक्ट आएगा कि आपकी सोशल इंस्टेबिलिटी होगी और डिस्टर्बेंस ऑफ पीस होगी। क्यों? देखें, जब लोग बेरोजगार होंगे, हंगर होगी मुल्क के अंदर, ठीक है, पावर्टी होगी जबरदस्त किस्म की, तो क्या लोग स्टेबल होंगे? ना लोग मेंटली स्टेबल होंगे, ना लोग फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, ठीक है। सोशल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपका क्राइम रेट बढ़ेगा, आपका जो टेररिज्म का जो इंडेक्स है वो आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर ये लोग वल्नरेबल हो जाएंगे, ठीक। और जितने भी आपके इवल फोर्सेस इस वक्त काम कर रही हैं, उन इवल फोर्सेस के लिए इन लोगों को रिक्रूट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का डाटा आप जो है वो अपने इसमें ऐसे के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, ठीक। फिलहाल पाकिस्तान का जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है वो आपका 140 आउट ऑफ 163 है, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबल पीस। आई थिंक ये इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स, कुछ ऐसा ही इस इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट आएगा? आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, ठीक है। आपकी इंडस्ट्री खुद तो प्रोड्यूस कर रही नहीं है, ठीक, तो आप क्या करेंगे? आप जाहिर सी बात है, आप दूसरा अपनी जरूरत तो पूरी करनी है ना, तो आप दूसरे ममालिक से ही अपनी चीजें जो है वो इंपोर्ट करेंगे, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेंगे। 2026 के अंदर 50.7 बिलियन डॉलर हमारा इंपोर्ट बिल रहा, ठीक है। अच्छा, जब आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट करेंगे, ठीक है। 17 बिलियन अभी हमारे पास फॉरेक्स के अंदर है, ठीक है। आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। जब आपकी फॉरेन एक्सचेंज, ये जो करेंसी जो होती है ना, इसकी कीमत आपकी एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर होती है, ठीक है। आपके पास कितना डॉलर पड़ा हुआ है स्टेट बैंक के अंदर, आपके पास कितना गोल्ड बुलियन पड़े हुए हैं स्टेट बैंक के अंदर, उसकी बेसिस पे आपकी करेंसी जो है उसकी वैल्यू होती है, ठीक। जैसे जैसे आपको फॉरेन एक्सचेंज जो है वो डिप्लीट करेगा, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, ठीक है, और ये एक विशेष सर्कल शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सीपीआई भी 6.1% रहा हमारा 2025-26 के अंदर। अच्छा, मुझे सीपीआई का फुल फॉर्म याद आ गया, ये तो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक। अच्छा, पॉलिटिकली अगर हम देखें तो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी और ओवरथ्रोन ऑफ द गवर्नमेंट्स होगा, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी अगर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं करेगा तो। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने कॉजेज देख लिए सारे सेक्टर्स के अलग अलग, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि इन मसाइल को हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज जरूरी, जो कि according to my knowledge and according to my understanding, this is the most important measure that the government should take, right? ट्रेड लिबरलाइजेशन, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी वजह जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्लो ग्रोथ की है वो है ये कि आपका रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, ठीक है। ट्रेड लिबरलाइजेशन करें, ठीक है। ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि आप टैरिफ रैशनलाइजेशन करें। हर गुड के ऊपर उठा के टैरिफ ना लगा दें। टैरिफ सिर्फ और सिर्फ जब आप इंपोर्ट कर रहे हो लग्जरी आइटम्स के ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान को लग्जरीज की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को रॉ मटेरियल की जरूरत है। अगर वो सस्ते दामों में मिलेगा, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर पाएंगी और इंटरनेशनल मार्केट के, ना कि सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट के अंदर नहीं बल्कि अपनी लोकल मार्केट के अंदर भी बेच सकेंगी, ठीक है। ट्रेड लिबरलाइजेशन करने की जरूरत है, ठीक है। फिर आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी रेगुलराइजेशन करें, ठीक है। स्लॉटरिंग इंडस्ट्री है, जितने भी आपके नॉन कंप्लायंट एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लीगल, फॉर्मल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के अंदर लेकर आए, सही। फिर आपकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है इसको इन्हांस करने की जरूरत है। अच्छा, अब इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि आप जो इंडिजिनस सोर्सेस ऑफ फ्यूल जो है ना वो आप यूज करें, ठीक। अभी पीछे हमने पढ़ा 183 मिलियन टन ऑफ कोल जो है वो हमारा थर के अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके बारे में बात ये की जाती है कि ये लो क्वालिटी कोल है हमारा, ठीक है। तो कोई कुछ ऐसी R&D होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए कि हम उससे बेहतर तरीके से लॉस को मिनिमाइज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। इसके अलावा जो आपका रीन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स हैं आप वो लगाएं। बलूचिस्तान का जो घारो कैटी बंदर, वो जो पूरा जो बॉर्डर है वहां पर आपकी विंड मिल का पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, ठीक है। ये मैंने कारेक की रिपोर्ट में ही पढ़ा था कि आपकी 3.3 टेरावाट आवर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप 3.3 टेरावाट आवर अपनी बिजली सिर्फ और सिर्फ विंड मिल्स के जरिए आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। चीप इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी से अगर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी ना तो वो आपकी चीप होगी, ठीक है, जिससे आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक। तो एनर्जी सिक्योरिटी बेहतर करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर की रेगुलराइजेशन करें, ठीक है, ट्रेड लिबरलाइजेशन करें। इसके अलावा अपना ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है वो इंप्रूव करें, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे नेटवर्क्स, मोबिलिटी ऑफ गुड्स को बढ़ाने के लिए और मनूवरेबिलिटी ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के लिए आप अपनी ये सारा जो नेटवर्क जो है इसको इंप्रूव करें, ठीक है, ताकि जितने भी आपकी टाइम की बेसिस पे लॉसेस आते हैं आप उनको एलिमिनेट कर सकें, ठीक।
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करें। देखिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर होगी ना तो आपकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल बेहतर हो जाएगा फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है। आप अपने लॉसेस मिनिमाइज कर सकेंगे, ठीक। आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि भाई डिमांड अभी कितनी है तो हमें प्रोडक्शन कितनी करनी चाहिए। अगर हमारे किसी मशीन के अंदर कोई खराबी आ रही है तो वो डिटेक्ट करना बेहतर हो जाएगी, कम्युनिकेशन बेहतर होगी, ठीक है। आपकी जो कंज्यूमर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन बेहतर होगी, इसके अलावा आपकी मार्केटिंग भी बेहतर होगी, ठीक। अच्छा, डिमांड एनालिसिस और ये सारी चीजें मैंने वही लिखी हुई हैं, ठीक। वर्कफोर्स एंड इनोवेशन, अच्छा ये एक बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत जरूरी चीज है कि आप अपनी वर्कफोर्स भी बेहतर करें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मशीनों से या रोडों से तो काम नहीं हो सकता, ठीक। आप अपनी वर्कफोर्स बेहतर करें। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट फिलहाल 60.65% है, ठीक है। आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है। अपने जो लोग हैं उनके अंदर स्किल्स इम्पार्ट करें, उनको काम करना सिखाएं, ठीक है। पाकिस्तान का फिलहाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो काम कर रहा है, जिसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है, यूथ को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा सकती है, ठीक है। पाकिस्तान में फिलहाल यूथ बल्ज हम देख रहे हैं, तो ये एक रिसोर्स है, बजाय इसके कि हम इसको लाइबिलिटी बनाएं, इसको एक रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करें और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इनको इनको वहां पे इनका पोटेंशियल टैप करने की जरूरत है, ठीक। तो ये सारे तरीके इस्तेमाल करके हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो आपके जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, देखें इनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, और तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा नहीं होता कि बिजनेसेस अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाएं, ठीक है। गवर्नमेंट के जरिए उनको पहले जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, ना सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि टेक्निकल भी, ठीक है। और इसके अलावा आपको दूसरे ममालिक से जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी होती है, ये काम भी गवर्नमेंट का ही है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं, एलजी जो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक ब्रांड है एलजी, जो कि आई थिंक ये साउथ कोरिया का है, ये साउथ कोरिया का ब्रांड है। ये दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, ठीक है। ये पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नहीं थी, टेक्सटाइल की ये एक छोटी सी आई थिंक एक कारखाना वगैरह था, ठीक है। इसको जो इम्पेटस दिया गया ना वो गवर्नमेंट के जरिए दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि हमारे मुल्क में, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो इस चीज पे नजर रखते हैं कि हमारे मुल्क में फिलहाल पोटेंशियल किस चीज का है, डिमांड किस चीज की है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फिलहाल किस चीज की डिमांड है, ठीक है। तो वो इस हिसाब से फिर सब्सिडीज दें और अपने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके साथ इस हिसाब से कोऑर्डिनेशन बनाए कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाई जा सके, और जिस चीज की डिमांड है आप वो प्रोड्यूस करें ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अच्छा अर्न कर सकें, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म जो है इसको रिमूव करने की जरूरत है, प्रोसीजर्स जो है उनको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है ताकि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। और ये जितने भी आपके हिंड्रेंसेस फेस करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट और जितने भी आपकी ये जो बिजनेसमैन हैं, ये जो है आराम से इन्वेस्ट कर सकें और ये अट्रैक्ट हो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, ठीक है। सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने की जरूरत है, ठीक है। आपका जो सीटीडी डिपार्टमेंट है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। टेररिज्म को इराडिकेट करें ताकि आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकें और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा सकें, ठीक है। उसके अलावा यह है कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना सकते हैं। देखें ये आपके जो, अच्छा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ये अलग चीज होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स आपके वो डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं जहां पर आपके स्पेशल इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं, जैसे कि आपके टैक्स एग्जेम्पशंस हो गए, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दी जाती हैं। इससे होता क्या है कि आपका इन्वेस्टर जो है ना वो अट्रैक्ट होता है उस जोन की तरफ और वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है। हमारे पास फिलहाल ये रिसालपुर के अंदर है, गुजरावाला के अंदर है, कराची के अंदर है, सियालकोट, सेंडैक, गवादर, ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे, लेकिन अच्छा ये लेने तो पड़ेंगे लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है। ये सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे तो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। और 18.14% जो फिलहाल इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर है जीडीपी के अंदर 18.14% इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, हम इसको भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सारे मेजर्स लेके और जितने भी मसाइल हैं उनको हल करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसके अंदर कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, फूड बेवरेजेस, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। स्लो ग्रोथ है हर सेक्टर में, स्लो ग्रोथ क्यों है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और उसके हल क्या हो सकते हैं, ठीक। तो ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अच्छा कवर कर लिया है। इंशाल्लाह इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि वाटर क्राइसिस है, मुझे वो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते थे, वो समझने भी आसान होते थे। वाटर क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, एग्रीकल्चरल डिक्लाइन, इंशाल्लाह इसके बाद
आई वुड ट्राई टू प्रिपेयर लेक्चर्स ऑन दोज टॉपिक्स। मेरे पास उसमें बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का डाटा मौजूद है। इंशाल्लाह अब आगे वो लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करके वो अपलोड करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।